नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले मचे बवाल की। राहुल गांधी को कोर्ट से मिली बड़ी जीत की। देखेंगे मोदी सरकार ने जनता को दिया क्या झटका। अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। क्या बिहार की सियासत में खेला करेंगे नीतीश कुमार? जानेंगे पवन खेड़ा को कोर्ट से मिली राहत को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नागरिकता नियमों में बड़ा बदलाव, नाबालिगों के पासपोर्ट नियम सख्त, ओसीआई पंजीकरण हुआ ऑनलाइन, सरकार बोली ये अधिकार नहीं विशेषाधिकार। पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ विश्वास मत, कांग्रेस ने की सीएम सहित विधायकों के डोप टेस्ट की मांग, सीएम मान बोले राष्ट्रपति को देकर आऊंगा डोप टेस्ट। मजदूर दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने देश के कामगारों के लिए की 5 मांग, कहा भारत में आज बेरोजगारी हम दो हमारे दो नीतियों का सीधा परिणाम। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा को लेकर यूपी कांग्रेस का योगी सरकार पर हमला, कहा वेंटिलेटर पर व्यवस्था, बेहाल जनता, आखिर कहां जा रहे टैक्स के पैसे। और जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज पलटने का मामला, लचर प्रबंधन की खुली पोल, विपक्ष ने सरकार पर लगाया लोगों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग के साथ विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। लेकिन काउंटिंग से पहले ही राज्य में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। टीएमसी ने स्ट्रांग रूम में मशीनों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी को चेतावनी दे दी है। तो क्या है बंगाल की सियासत का हाल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बाद से हंगामा मचा हुआ है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर हेराफेरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका पार्टी ने एक सीसीटीवी वीडियो भी शेयर किया है। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम से छेड़छाड़ की है। पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये दिन दहाड़े लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ये खुला चुनावी घोटाला है जो चुनाव आयोग की जानकारी और संरक्षण में किया जा रहा है। जैसे ही ये खबर सामने आई, टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंच गए, बाहर धरना दिया। जिसके बाद टीएमसी उम्मीदवार शशि पांजा ने कहा, ये वो स्ट्रांग रूम है जिनमें उन लोगों की ईवीएम रखी हैं जो दूसरे चरण में डाले गए थे। हमारे लोगों ने एक सील किए गए स्ट्रांग रूम के अंदर कुछ असामान्य हलचल देखी है। मतदान के बाद तड़के ही स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया था, उस पर मुहर लगा दी गई थी और उसे सुरक्षित कर दिया गया था। अब अगर ऐसा किया गया था तो फिर स्ट्रांग रूम कैसे खुल गया? स्ट्रांग रूम के अंदर ये लोग कौन हैं? ये गुलाबी कागज क्या है जो हमें दिखाई दे रहे हैं? वे बैलेट पेपर क्या हैं? तो साफ है कि टीएमसी ने कई सवाल यहां खड़े किए, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने भी मोर्चा संभाल लिया। टीएमसी नेताओं का साथ देने के लिए सीएम ममता बनर्जी भी अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर पहुंची, जहां सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम का उन्होंने जायजा लिया और लगभग 4 घंटे अंदर रहीं। देर रात करीब 12 बजे बाहर निकलकर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो रही है, धांधली की कोशिश हो रही है। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन बेईमानी नहीं होने देंगे। ये महाराष्ट्र, बिहार या दिल्ली नहीं है। अगर यहाँ कोई ईवीएम मशीन चुराने या गिनती में छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। वहीं टीएमसी ने बंगाल पुलिस पर चुनाव आयोग के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद बवाल बढ़ता देख चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी। चुनाव आयोग ने आरोपों से साफ इनकार किया और कहा कि पोस्टल बैलेट की छंटाई हो रही थी, सभी ईवीएम सुरक्षित हैं। जिसके बाद चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। सीएम ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर में चुनाव आयोग हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर तनाव के बाद बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर टीएमसी सांसद सागरिका घोष की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने कहा कि मतदान समाप्त, एग्जिट पोल भी समाप्त, लेकिन चुनाव आयोग लोकतंत्र को खत्म करने वाली और निष्पक्ष अंपायर की भूमिका निभाने से बाज नहीं आ रहा है। टीएमसी बंगाल में जीत हासिल करेगी, लेकिन गणेश कुमार को जाना होगा। ऐसे में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं कि क्या ईवीएम में छेड़छाड़ कर बीजेपी एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल में बदलने की कोशिश कर रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने 15 बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। पुनर्मतदान 2 मई को होना है, जबकि 4 मई को वोटों की गिनती होगी। बंगाल में चुनाव आयोग और बीजेपी घिर गए हैं। टीएमसी ने एक बार फिर बड़ी जीत का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी जीत मिली है। इंडियन स्टेट वाले बयान पर जस्टिस विक्रम डी चौहान की पीठ ने याचिका को पूरी तरह खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगा दी है।
15 जनवरी 2025 को दिए गए बयान को लेकर उपजे इस विवाद के खत्म होने से न सिर्फ राहुल गांधी को राहत मिली है, बल्कि उनके विरोधियों को भी करारा झटका लगा है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए कानूनी मोर्चे से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से जुड़े कथित विवादित बयान के मामले में दाखिल याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने यह फैसला ओपन कोर्ट में सुनाया, जिसे राहुल गांधी के लिए एक बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। दरअसल 15 जनवरी 2025 को राहुल गांधी ने कहा था, हमारी लड़ाई आरएसएस बीजेपी के साथ साथ इंडियन स्टेट से भी है। इस बयान को आधार बनाकर याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने इसे राष्ट्र विरोधी और अपमानजनक बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। इससे पहले संभल की चंदौसी कोर्ट ने 7 नवंबर 2025 को इस याचिका को बलहीन करार देते हुए खारिज कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने 8 अप्रैल 2026 को लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुना दिया गया है। इस फैसले को राहुल गांधी के लिए कानूनी जीत के साथ साथ राजनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस तरह के आरोपों को राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश करार देता आया है। उसका कहना है कि इस तरह के मामले राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होते हैं। अब इस फैसले ने जहां राहुल गांधी को राहत दी है, तो वहीं विरोधी खेमे को परेशान कर दिया है। राहुल गांधी पर आए कोर्ट के फैसले से विरोधियों को करारा झटका लगा है, तो झटका जनता को भी मिला है। केंद्र सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं, साथ ही 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा हुआ है। अब इस फैसले पर विपक्षी पार्टियों ने केंद्र को घेरा है। जहां राहुल गांधी ने पहले इस बात का अंदेशा जताया था, तो वहीं अखिलेश ने महंगाई के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने का तंज कसते हुए सरकार को घेरा है। देखिए रिपोर्ट। विपक्षी दलों की भविष्यवाणी सच साबित हो गई है। दावा था कि चुनाव के बाद महंगाई बढ़ेगी और अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया पूरी होते ही मोदी सरकार ने एलपीजी ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है। सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर और 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में अब इसकी कीमत 3071 रुपए तक पहुंच गई। वहीं छोटे कारोबारियों और मजदूरों के इस्तेमाल किए जाने वाले 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम भी 261 रुपए बढ़ गए हैं, जिससे इसकी नई कीमत 1754 रुपए हो गई है। इस फैसले के बाद कांग्रेस, सपा और आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेर लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी थाली महंगी होती है। ये बात वही जानता है जो खुद खरीद कर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहाँ जाकर खाता है या दूसरों की थाली से चुराता है। सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रुपए महंगा कर देते। 1000 में 7 रुपए कम करके ये भाजपा वाले किस पर एहसान कर रहे हैं? भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और मंदी पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी? सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है। खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। वहीं राहुल गांधी ने भी इसे चुनावी बिल बताते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि कह दिया था चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपए महंगा, एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। ये चुनावी बिल है। फरवरी से अब तक 1380 रुपए की बढ़ोतरी, सिर्फ 3 महीनों में 81% का इजाफा। चाय वाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई, हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल डीजल पर। जानकारों का मानना है कि कमर्शियल गैस महंगी होने से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। आने वाले वक्त में इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी और तेज होगी, ये तय माना जा रहा है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई की चर्चा हो रही है, तो सुर्खियों में इस वक्त नीतीश कुमार भी बने हुए हैं। पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने सीएम आवास खाली कर दिया है। अब वो पूर्व सीएम लालू यादव के पड़ोसी बन गए हैं। नीतीश का शिफ्ट होना एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। तो क्या चल रहा है इस वक्त बिहार की सियासत में, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। करीब 20 साल बाद नीतीश कुमार ने सीएम आवास यानी 1 अणे मार्ग छोड़ दिया है। वो अब 7 सर्कुलर रोड वाले नए बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। बिहार के पूर्व सीएम और अब राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार को Z+ सुरक्षा मिली है। नीतीश के इस नए पते ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है।
है। दरअसल अब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पड़ोसी बन गए हैं। राबड़ी देवी का आवास 10 सर्कुलर रोड यहाँ से सिर्फ 2 घर दूर है। दोनों बंगलों के बीच महज 200 मीटर का फासला है। ये कम होती दूरी बीजेपी की टेंशन भी बढ़ा रही है। इतिहास गवाह है कि नीतीश जब भी राबड़ी आवास के करीब गए हैं, बिहार की राजनीति पलटी है। अप्रैल 2022 और अप्रैल 2023 में नीतीश पैदल चलकर राबड़ी आवास पर इफ्तार में गए थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने पाला बदला और महागठबंधन के साथ चले गए थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने राबड़ी देवी का बंगला बदलवाने की कोशिश की थी। नवंबर 2025 में एनडीए सरकार वापस आने पर भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी को नया बंगला 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी को यह आदेश वापस लेना पड़ा। 7 सर्कुलर रोड इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि नीतीश कुमार के लिए 7 नंबर हमेशा से शुभ रहा है। साल 2014 में जब उन्होंने सीएम पद छोड़ा था, तब भी वो इसी 7 सर्कुलर रोड में रहने आए थे। यहीं से रणनीति बनाकर उन्होंने दोबारा सत्ता में वापसी की थी। लालू यादव की तरफ से नीतीश को लेकर पहले ही नरमी के संकेत मिल चुके हैं। सियासत में भी ये बात मशहूर है कि नीतीश कुमार सत्ता से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। ऐसे में अब दोनों नेताओं के पड़ोसी बनने से बिहार में एक बार फिर किसी बड़े सियासी उलटफेर की सुगबुगाहट तेज हो गई है। नीतीश कुमार अब लालू यादव के पड़ोसी बन गए हैं, जिससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने भी बीजेपी में खलबली मचा दी है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसे पवन खेड़ा के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। तो क्या फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने असम पुलिस के दर्ज किए गए मानहानि के मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस AS चंदूरकर की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, इस मामले की परिस्थितियां राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का संकेत देती है, इसलिए पवन खेड़ा की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश का ये मामला उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए दावों के बाद दर्ज किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेड़ा ने आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइया के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं और विदेशों में उनकी अघोषित संपत्ति है। इसके अलावा आपको याद होगा, बीते दिन पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की कथित टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनकी तुलना संवैधानिक काउबॉय या रैम्बो से की। सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने खेड़ा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता के खिलाफ कई आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। सिंघवी ने आशंका जताई कि अगर खेड़ा को इस मामले में गिरफ्तार होने दिया गया तो उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाएगा। सिंघवी ने ये भी कहा था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अगर ये कल्पना की होती कि कोई संवैधानिक पदाधिकारी संवैधानिक काउबॉय या संवैधानिक रैम्बो की तरह बोलेगा तो वो बेचैन हो उठते। बता दें, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने से पहले पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन 24 अप्रैल को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। फिलहाल अब असम पुलिस पवन खेड़ा को अरेस्ट नहीं कर पाएगी। मामले की अगली सुनवाई तक ये राहत जारी रहेगी। कोर्ट ने सीएम शर्मा पर सख्त टिप्पणी की है तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार की चौतरफा घेराबंदी कर दी है। अखिलेश ने अरावली, मजदूरों के हक की आवाज, महिला आरक्षण समेत कई मुद्दों पर बात की, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में तेज है और सरकार कटघरे में खड़ी नजर आने लगी है। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव हमेशा बीजेपी की पोल खोलते हुए नजर आते हैं और कई मुद्दों को लेकर सरकार पर बरसते हैं, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी रहती हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने महिला आरक्षण को लेकर कहा, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है। इनकी पुरातत्ववादी सोच, रूढ़िवादी सोच, इनकी नकारात्मक सोच, इनके लोग मिलकर के साजिश कर रहे हैं। और फिर हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा तो देख ही लो ना, क्या बोल रहे हैं। गिरगिट को करीब से देखा है कि नहीं देखा है, रंग कौन सा होता है उसका। कभी कभी लगता है कि एक रंगियों से रंग मिला हुआ है उनका। असली गिरगिट का काम तो वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल गिरने को विपक्ष की जीत बताते हुए अखिलेश ने आगे कहा, अपनी हार को छिपाने के लिए महिलाओं को केवल मुद्दा बना के रखना चाहते हैं। इसके अलावा अखिलेश ने मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग उद्योगपतियों के खेल में उलझे हुए हैं, इसलिए मजदूरों का हक और सम्मान छीना जा रहा है। भविष्य में
मजदूरों को कानूनी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनकी वेजेस को लेकर के हम लोग महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, क्योंकि बिना उनके अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। अखिलेश ने अरावली को लेकर भी सरकार की घेराबंदी की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अरावली को ही बेचने की तैयारी में थे। इनको पर्यावरण से, धरती से, नदियों से, जंगल से कोई लगाव नहीं है। केवल इनका लक्ष्य पैसा और वोट है। अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी हर तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि उनके आरोपों पर सरकार की तरफ से क्या सफाई आती है। अखिलेश ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है, तो ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमें ईरान के साथ युद्ध फिर से शुरू करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ईरान ने जंग को लेकर अमेरिका के दावों की पोल खोल दी है। तो क्या ईरान अमेरिका में भड़कने वाली है जंग? जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका एक बार फिर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी में है। खाड़ी देशों में अमेरिकी हथियारों की खेप पहुंचाई जा रही है। वॉर रूम सक्रिय हो गए हैं। अमेरिकी मध्य कमान यानी सेंटकॉम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर निर्णायक हमले के विकल्पों पर पूरी ब्रीफिंग दी, जिसके तहत ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। यानी अमेरिका हमले की तैयारी में है। ट्रंप की कोशिश है कि कैसे भी ईरान अपने रुख में नरमी लाते हुए परमाणु मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ईरान को झुकाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से अब तक की गई सारी कोशिशें फेल हो गई और इस बार भी ईरान के तेवर देख जंग की आशंका बढ़ती जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने कहा है, हमारा देश अपनी मिसाइल व परमाणु क्षमताओं की रक्षा करेगा। अब खाड़ी इलाके की सुरक्षा खुद ईरान करेगा। इस समुद्री रास्ते में अब दुश्मन की मनमानी और दखलंदाजी बिल्कुल नहीं चलेगी और जो बाज नहीं आया उसे सीधे समंदर की गहराई में दफन कर दिया जाएगा। यही नहीं, ईरान ने अमेरिका के उन सभी दावों को झूठा करार दिया है जिसमें युद्ध की लागत कम होने की बात कही गई है। दरअसल अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने संसद में बताया था कि इस जंग में अब तक $25 बिलियन यानी करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिस पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, पेंटागन झूठ बोल रहा है। नेतन्याहू के इस दाव से अमेरिका को अब तक सीधे तौर पर $100 अरब का नुकसान हुआ है, जो कि दावा की गई राशि से 4 गुना अधिक है। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका की आक्रामकता के लिए उसकी कड़ी निंदा की है और वॉशिंगटन के इस दावे को झूठा करार दिया है कि ईरान पर उसके हमले आत्मरक्षा का मामला थे। उन्होंने सीधा पूछ लिया कि किसके खिलाफ आत्मरक्षा? क्या ईरान ने कोई सशस्त्र हमला किया था? हालांकि ईरान के मुख्य न्यायाधीश गुलाम हुसैन मोहसेनी एजई ने जरूर कहा है, ईरान हमेशा बातचीत का स्वागत करता है, लेकिन कूटनीति तर्क और विवेक पर आधारित होती है। हम किसी भी प्रकार की थोपी गई शर्तों को स्वीकार नहीं करते। अगर हमारी गरिमा को खतरा होता है तो हम अपनी गरिमा के लिए लड़ेंगे। हम युद्ध अपराधियों का पीछा करेंगे और उन्हें सजा देंगे, उनसे मुआवजा लेंगे। मौजूदा हालात में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, जो इस क्षेत्र की शांति को भंग कर सकता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लीजिए, हो गए बंगाल के, असम के, तमिलनाडु के और केरल के चुनाव, और उसके बाद में भेड़िया की तर्ज पर आखिर महंगाई ने झपट्टा मार दिया है और कुकिंग गैस का सिलेंडर 993 रुपये, कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपये महंगा कर दिया गया है। लोगों को बहुत शिकायत थी कि प्रधानमंत्री जी कोई काम ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ इलेक्शन में ही बिजी रहते हैं। लेकिन वही इलेक्शन ख़त्म हो गया, उसके बाद में उन्होंने जैसे ही काम शुरू किया, लोग फिर शिकायत करने लगे कि अरे भाई ऐसे कोई काम करते हैं। काम क्या करते हैं? वो तो महंगाई से लोगों का काम तमाम कर देते हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।